सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो यार। अब मेंस की फाइनल लेग रह गई है, कुछ ही दिनों में हमारा मेंस स्टार्ट होने वाला है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बच्चों को एनजाइटी हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी, खास के जिनका फर्स्ट मेंस है या जिनका अभी तक मेंस क्लियर नहीं हुआ। मतलब वो सोच रहे होंगे यार कि ऑप्शनल को कैसे मैनेज करना है, जीएस को कैसे मैनेज करना है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ये हो रखा है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यार, टू मेक यू गाइस पॉजिटिव एंड टू मेक यू गाइस ट्रीट दिस अटेम्प्ट एज द फाइनल अटेम्प्ट, इस बार ही ना यूपीएससी ने देखो रिफॉर्म लिया बहुत बढ़िया कि जो बच्चे ग्रुप ए सर्विस में हैं उनके पास बस एक ही अटेम्प्ट रहेगा। तो इस वजह से बहुत सेलेक्टेड लोग, मतलब मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो भी इस साल अटेम्प्ट नहीं दे रहे, 27 में देंगे, क्योंकि उन सबका ये लास्ट अटेम्प्ट हो जाता, ठीक है। सो इस बार मतलब दिस इज़ मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो कंपटीशन थोड़ा मैनेज हो गया। इस बार कंपटीशन थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर अटेम्प्ट्स, क्योंकि अगर आप मेरे को ही देखो, जैसे मैं हर बार देता हूँ, मैंने 3 बार ही इंटरव्यू दिए हैं एंड मैं हर बार ही मेंस देता हूँ, तो ऑफकोर्स आई हैव अ एज ओवर दूस जिनका पहला मेंस है, ठीक है। या मेरे को ही खुद प्रॉब्लम रहती है उनसे जो कि मेरे से ज़्यादा आगे हैं, जो आईपीएस हैं, जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, मेरा कंपटीशन उनसे रहता है। बट अब यूपीएससी के इस रिफॉर्म की वजह से कंपटीशन मैनेज हो गया है, सो देयर इज़ लेस कंपटीशन कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। सो ट्रीट दिस प्लीज़। एंड अगर आपने ये वाला 2026 का 2000 अगर आपने 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करा है ना, सो ये खुद में एक मिराकल है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। तो ये भी एक रीज़न है कि इस बार भी मेंस में कंपटीशन कम है। सो प्लीज़ ट्रीट दिस अटेम्प्ट ऑफ योर्स एज योर लकी अटेम्प्ट, कि इस अटेम्प्ट में तो सिलेक्शन लेना ही है। एंड इसलिए मैं कुछ फ्यू टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपको इस लास्ट लेग ऑफ मेंस में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अगर आप ये करते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके मेंस के मार्क्स में एक इजाफा आएगा। तो पहला जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, दिस इज़ रिलेटेड टू फुल लेंथ टेस्ट। देखो, बहुत बच्चों ने काफ़ी फुल लेंथ टेस्ट दे दिए होंगे और कुछ बच्चों का प्लान होगा कि अब वो ये जो 20 दिन बचे हैं, जो ये 20 डेज़ बचे हैं, इसमें भी बहुत सारे टेस्ट देंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही ना इसको एनालाइज करते हैं कि फुल लेंथ देने की हमको ज़रूरत भी है, इसके नेगेटिव क्या हैं, और डू वी हैव ऑल्टरनेटिव टू इट जो कि हमको इतना ही बढ़िया रिजल्ट दे दे जो कि हम इससे चाह रहे हैं। चलो, पहली बात, फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या हो रहा है, आप पूरा एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, आपका पूरा दिन वो ख़राब हो जाएगा, आप उस पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 3 घंटा लगातार टेस्ट देना इज़ इट सेल्फ अ वेरी बिग टास्क, बहुत ज़्यादा इसमें हम परेशान हो जाते हैं। दूसरा, देखो सच बताना, ये मैंने खुद भी एनालाइज करा है, जो इम्प्रूवमेंट होती है ना हमारी मेंस के आंसर राइटिंग की, वो तब होती है जब हम एक आंसर को ढंग से एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ, मेरी ये गलती थी, मैंने डिमांड एड्रेस नहीं करी थी, मेरा स्ट्रक्चर गलत था, मेरी स्पीड धीरे थी, तो मेरे को आगे बढ़ानी है। जब हम एक आंसर को ढंग से एनालाइज करते हैं, रेदर देन जो 20 क्वेश्चन हमारे पास चेक होकर आते हैं, 20 आंसर हमारे पास टेस्ट जो चेक होकर आते हैं, हम उनको एनालाइज बहुत रेयरली ही करते हैं, उतनी शिद्दत से जितने हम एक आंसर को करेंगे। और इससे होता क्या है, कुछ हमारी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही। हम टेस्ट दे जा रहे हैं, हमने 8-9 टेस्ट दे दिया, बट हमारे टेस्ट अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमारी वो स्पीड ही नहीं आ रही है। तो ये अक्सर मेरे ख्याल से बहुत बच्चे फेस कर रहे होंगे, एंड ये रियलिटीज़ हैं, ठीक है। टेस्ट आपको देने हैं, अगर आपने नहीं दिए अभी तक तो आप मेरे ख्याल से 3 या 4 टेस्ट आप अभी और दे सकते हो, एक टेस्ट एक वीक में, उससे ज़्यादा आपको देना नहीं चाहिए। और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ और थोड़ा स्टेमिना बन जाए। आपको स्टेमिना तो होता ही है, आपको पता लग जाए कि आप हाँ 3 घंटे एक पेपर लिख लोगे। इससे बढ़िया आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, माय फ्रेंड, जिसमें आप डेली 4-5 PYQs खुद से लिखोगे। डेली लिखने हैं, मैं आंसर राइटिंग छोड़ने के लिए नहीं कह रहा था, मैंने बोला टेस्ट मत दो, डेली 4-5 PYQs लिखो मिनिमम। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप बना लोगे टारगेट कि आपको एक क्वेश्चन को
टाइम में करना। फॉर एग्जांपल हम जो 10 मार्कर होता है उसको हमको 7 मिनट में करना है, और जो 15 मार्कर है उसको हमको 10 मिनट में करना है। जब हम एक क्वेश्चन ढंग से करेंगे ना, ये सोच के कि हमको 7 मिनट में करना है, अगर 7 मिनट में नहीं होता तो हम उसको छोड़ देंगे। वी विल लीव। अगर हम ये करेंगे कि हमको 7 मिनट में ही करना है, वी विल लीव, तो अगली बार वाला क्वेश्चन हमारा ज़रूर 7 मिनट में कंप्लीट होगा, जो कि टेस्ट में नहीं हो पाता है। टेस्ट में हमको नहीं मालूम, टेस्ट में क्या होता है 1.5 घंटा हो जाता है और हम देखते हैं अभी तो हमारे 7 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 8 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, बल्कि हमारे ज़्यादा हो जाने चाहिए थे। ठीक है, तो इसको मेरे को लगता है अगर जिसकी स्पीड स्लो है उसके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि वो अगर एक एक आंसर को लिखे स्पीड से तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला पॉइंट डेली आंसर राइटिंग का पहला फ़ायदा। दूसरा, भाई तुम सेल्फ इवेल्यूएशन कर पाओगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि सेल्फ इवेल्यूएशन क्यों बेस्ट है। तुम सेल्फ इवेल्यूएशन कर पाओगे और तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे को कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब मैं अभी अपने एक दोस्त के आंसर कॉपी चेक कर रहा था, उसके हर क्वेश्चन में डिमांड मिस थी, उसके हर क्वेश्चन में वो इम्प्लिसिट डिमांड को ज़्यादा वेटेज दे रहा है या बराबर वेटेज दे रहा है मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से। तो मैंने उसको बोला भाई कि तूने एनालाइज़ नहीं करी। कह रहा है यार मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे थे, अब 20 में कैसे देखूँ। तो अगर आप एक क्वेश्चन लिखोगे ना डेली, मतलब अगर आप डेली एक क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, आप डेली अगर 5-6 क्वेश्चन लिखोगे तो आप ज़रूर ये चीज़ देख पाओगे और आप बेहतर इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप डेली लिखोगे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो रही है, आपको आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो रहा है आपका, प्लस आप थकोगे नहीं, आप एग्जॉस्ट नहीं होगे। यू हैव एंटायर डे जिसमें आप पूरा दिन पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा टेस्ट मत दो, अगर किसी ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है, देखो यार पहले ढंग से इस बात को समझ लो, अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, नॉट इवन 1 फुल लेंथ टेस्ट, तो आपको देने चाहिए। आप 4 टेस्ट अब भी दे सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने 4 टेस्ट दे दिया है, 4 से ऊपर दे दिया, आपको अब डेली 6 से या 7 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप एक एक क्वेश्चन को लिखोगे, एनालाइज करोगे, 6, 5, 6 कुछ भी, मतलब मिनिमम 5 तो लिखने ही है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी, इससे आप थकोगे नहीं, इससे आप स्पीड में ज़्यादा लाओगे। ठीक है, सबसे दूसरी बात जिसमें आप स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए इस फाइनल लास्ट लेग में, देखो सब ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, सब ने बेसिक नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे, बट एक बात आप समझो, वी आर नॉट लिविंग इन 2016 एनी मोर गाइज। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया भाई। हर कोई जितना आप पढ़ के गए हो ना, हर किसी ने उतना पढ़ लिया। बेसिक नोट्स सब ने पढ़ लिए हैं, विजन की मैगजीन सब ने पढ़ ली है, जो भी शिवन सर का या जो भी सत्यम सर का जो कंटेंट है वो बहुत लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, सो अब आप एज कहाँ पे लोगे? इसके लिए आपको एज लेने के लिए आपको कंसिस्टेंट वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा अगर आपको रैंक लानी है। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको रैंक लानी है। इससे भी आपके बेसिक नोट से भी आपके मेंस में 400 नंबर तो आ ही जाएगा अगर आपकी आंसर राइटिंग ठीक है, वरना अगर कंटेंट ठीक लोगे तो 350 भी आ सकता है। अगर आंसर राइटिंग अच्छी है तो 400 ले आओगे सब कुछ। बट जिनको कंसिस्टेंट वैल्यू एडिशन करेंगे वो लोग होंगे जो कि एज लाएंगे 430 प्लस। अब आपको कंसिस्टेंट वैल्यू एडिशन करना, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि जब लास्ट मेंस हो जाता है ना, जब आपका लास्ट लेग होता है तो कुछ नया मटेरियल मत पढ़ना। अरे मैं नया मटेरियल पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अब आपको कह रहा हूँ वैल्यू एडिशन कलेक्ट करो। देखो वैल्यू एडिशन कलेक्ट करने का मतलब क्या है, अब आप एक नोट्स बनाओगे जो कि आपके टॉपिक वाइज कह रहा हूँ, जीएस वाइज नोट्स होंगे, जैसे GS1 का हो गया या GS2 का मान लो। अब आप इसमें वो सारी चीज़ें लिखोगे जो कि आपको याद नहीं हो पाती, लर्न नहीं कर पाते हो, बट वो वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इसमें अब इस पेज में लिखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इसमें लिखी जाएगी कमेटी, इसमें लिखा जाएगा डेटा, इसमें लिखा जाएगा कुछ परफेक्ट इंट्रो या कंक्लूजन या कोट। इसमें अब आपको वो सब लिखना, और ये सब आपको मिलेगा कहाँ से भाई? जितनी टेस्ट सीरीज़ हो रही है मार्केट में ना, मैंने बोला आपको टेस्ट मत दो, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप टेस्ट सीरीज़ को ब्रेनस्टॉर्म मत करो। जितनी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं अच्छी, जैसे फॉरम की हो गई, नेक्स्ट की हो गई, उनकी उठाओ, उनके क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करो कि मैं ये लिखूंगा। 2 मिनट आपको 3 मिनट में ब्रेनस्टॉर्म कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आंसर नहीं लिखना, ब्रेनस्टॉर्म करना, जिससे आपको आंसर राइटिंग समझ आएगी कि आपको क्या क्या लिखना है।
फिर उसके बाद उसके मॉडल आंसर को एनालाइज करके उसके मॉडल आंसर से कंटेंट निकाल लो, बस यही करना है। अब आपको पूरा किसी कोचिंग का सोर्स पढ़ने नहीं बैठना है, बल्कि आपको 2 अच्छी कोचिंग या 3 अच्छी टेस्ट सीरीज़ से आपको कंटेंट निकाल लेना उनका। इस कंटेंट में आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस मिलेंगे, इस कंटेंट में आपको डेटा मिलेगा, और ये सब जब आप अपने आंसर्स में डालोगे ना तो आपके आंसर्स बन जाएंगे अनबीटेबल। ठीक है, इसे कहते हैं असली वैल्यू एडिशन। ये आपको मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने राघव झुनझुनवाला जो सर है रैंक 4, उनका एक इंटरव्यू देखा था। ही सेड कि भाई उन्होंने मेंस के लास्ट 2-3 दिन तक वैल्यू एडिशन पे फोकस करा था कि मैं कहाँ से वैल्यू एडिशन कर जाऊँ, कहाँ से मेरे को एक नई डेटा मिल जाए। और वो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप आंसर राइटिंग, आप टेस्ट सीरीज़ जो कोचिंग्स की हैं उनको ब्रेनस्टॉर्म करो, या आप टॉपर्स के आंसर ब्रेनस्टॉर्म्स कर लो। जो टॉपर्स के आंसर है उनको एक बारी देख जाओ, उनमें से कंटेंट निकाल लो, क्योंकि ये कंटेंट यूनिक होगा। बहुत कम बच्चे कर रहे होंगे, और जब आप ये करके जाओगे ना देन यू विल बी ट्रीटेड एज यूनिक। एंड बाई यूनिक आई मीन कि ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कंटेंट हर कोई पढ़ रहा है, बेसिक नोट्स हर कोई पढ़ के जा रहा है, जो मार्केट में नोट्स चल रहे हैं, तो आपको अब उनसे ऊपर उठना है इफ़ यू वांट टू गेट 430+। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा एडवाइस। एंड अब विद रिगार्ड टू ऑप्शनल आई कैन ऑल्सो से समथिंग। देखो ऑप्शनल पे अब तुम्हें क्या करना चाहिए, ऑप्शनल में तो मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। पहली बात, ऑप्शनल में भी 4 टेस्ट तो देने ही है आपको फुल लेंथ, क्योंकि ऑप्शनल में ना तिगड़म क्या होती है, ऑप्शनल में होता है सेक्शन ए सेक्शन बी वाला झोल। तो इससे हम कंफ्यूज ना हो, हमको इसकी प्रैक्टिस हो, खास के जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट मेंस है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ 4 टेस्ट तो अपने दे देना ऑप्शनल के, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कैसे पहले सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, या आपको पहले कंपलसरी करने वाले क्वेश्चन करने हैं, या आपको पहले चॉइस वाले क्वेश्चन करने हैं। ये आपको खुद देखना पड़ेगा। एंड प्लीज़ इसके लिए एक बार 4 टेस्ट दे देना ऑप्शनल के। एंड अगर आप ये दे चुके हो, सेम ड्रिल भाई, 4-5 PYQ डेली लिखो ऑप्शनल के। कुछ सॉल्यूशन नहीं है, एक कुछ रास्ता नहीं है, सिर्फ डेली आंसर राइटिंग ही रास्ता है। ठीक है, तो ये डेली आंसर राइटिंग करो, 4-5 PYQ डेली लिखो अपने ऑप्शनल के, एंड फिर इसको ChatGPT से चेक करा लो। ठीक है, ChatGPT को अच्छी प्रॉम्प्ट मैंने देना सिखाया था ना आपको, तो बढ़िया सी प्रॉम्प्ट दो ChatGPT को, वो इतना अच्छा आपको कंटेंट देगी, उस कंटेंट को ऐड भी करो। लास्ट दिन तक वैल्यू एडिशन करना अपने को। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं ये बोलूँगा ऑप्शनल में यार शॉर्ट पेजर नोट्स बना लो। जैसे मैंने अभी आपको वैल्यू एडिशन नोट्स बनाया ना, तो ऑप्शनल में एक शॉर्ट पेजर नोट्स होने चाहिए। देखो पूरा ऑप्शनल का नोट्स तो आप उन 5 दिनों में नहीं पढ़ने वाले हो, पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो उन 5 दिनों में हमको पूरे ऑप्शनल के नोट्स नहीं पढ़ने, हमको अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, देखो शॉर्ट नोट्स में ना वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद नहीं है, जो कि रिमेंबर नहीं है आपको। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें आएंगी, जैसे कि कोई थिंकर, कि हाँ मेरे को ये थिंकर लिखना है, इस थिंकर की डेफिनेशन, कोई डेटा, कोई रिपोर्ट, ठीक है, कोई डायग्राम, ठीक है, कोई केस स्टडी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ऑप्शनल एंथ्रो है, तो मेरे को केस स्टडी वगैरह याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, कोई लॉ, जैसे फॉरेस्ट रेगुलेशन के जितने एक्ट हुए हैं, मेरे को सब एक्ट याद करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें याद करनी है शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो चीज़ आप बार बार, मतलब बेसिक कंसेप्ट तो आप समझ गए हो अगर आप ढंग से पढ़े हो इतना टाइम, बट अब आपको शॉर्ट नोट्स में ये सब चीज़ें रखनी है जो कि आप लास्ट में देखो और चले जाओ। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शनल। एंड फोर्थ, ऐसे से रिलेटेड, तो जो मेरे को लगता है लास्ट में ऐसे से रिलेटेड 2 ही चीज़ें जो मैंने खुद टॉपर से सीखी हैं या जिनको मैं भी अब इम्प्लीमेंट करूँगा, बस आप PYQ को ब्रेनस्टॉर्म करो, क्योंकि वहाँ पे ना थीम रिपीट्स होते हैं। PYQ को ब्रेनस्टॉर्म करो, कोशिश करो मैं आर्ग्यूमेंट बना लूँ। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट में आर्ग्यूमेंट बना लो। तो ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है PYQs की। सबसे दूसरा भाई, अगर कभी भी ऐसे का टेस्ट दे रहे हो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो सिंगल ऐसे अगर लिख रहे हो तो मेक श्योर कि उसको 1 घंटा 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दो। 1 घंटा 45 मिनट लिखोगे ना, तो वहाँ पेपर में आपको 2 लिखने हैं, 2 एसेज लिखने हैं, तो वहाँ पे फिर आपको 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा। तो या फिर आप 2 एसे का टेस्ट दे दो, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, या फिर एक टेस्ट को सिंगल 1.5 घंटे में ही कंप्लीट करो, ज़्यादा टाइम मत लो। एंड जैसे मैंने बोला PYQ ब्रेनस्टॉर्म करो, आर्ग्यूमेंट बनाओ, तो इससे ही एक रिलेटेड एक और चीज़ है, कॉशन।
कि भाई कोई भी एनेक्डोट ना फिक्स मत करके जाओ कि मैंने तो ये एनेक्डोट प्रिपेयर कर लिया, पेपर में आएगा तो मैं इसको छाप दूंगा, लिख दूंगा। नहीं, फ्लेक्सिबल होके जाओ, कंटेक्स्ट के हिसाब से एनेक्डोट लिखना। ये मत सोचना कि ये एनेक्डोट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है तो मैं तो लिखूंगा ही लिखूंगा। नहीं, जो कंटेक्स्ट हो, जो डिमांड हो ऐसे की, वो लिखना। ठीक है, बस दीज आर माई फ्यू एडवाइस टू ऑल दूस हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर, एंड आई होप आप बहुत अच्छे से मेंस क्लियर करो और बहुत अच्छे नंबर लाओ। बस याद करना, 1 घंटा आप पढ़ रहे हो ना इन दिन में, तो 1 घंटा आपका 1 मार्क्स बढ़ रहा है। ठीक है, एंड मेरी मार्कशीट तो देख रखी होगी आपने, दूसरों की भी मार्कशीट देख रखी होगी, आपको मालूम है 1 मार्क्स बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। तो डोंट वेस्ट इवन योर 1 आवर माई फ्रेंड। 1 घंटा 1 मार्क्स, लास्ट लेग है, समझो जीवन की आखिरी पढ़ाई है। ठीक है, 1 महीना और बस सेक्रीफाइस कर जाओ, उसके बाद किताब नहीं उठानी पड़ेगी अगर ढंग से कर जाओगे तो। 1 मंथ, जो भी, अब 1 मंथ तो बच भी नहीं रहा है, बस डेडिकेटेडली थोड़ा पढ़ जाओ। ठीक है, एंड लास्ट में जैसे मैंने बोला, आपको डेली अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है 4-5 क्वेश्चन की, तो ये हम भी ट्राई कर सकते हैं। इन केस अगर मेरे को टाइम मिलता है 9 बजे, मैं डेली ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मेरी अभी खुद की कमिटमेंट है, तो मैं डेली ट्राई कर सकता हूँ कि मैं 9 बजे आप लोगों को लाइव आंसर राइटिंग करा दूँ 4-5 क्वेश्चंस की, जिसमें हम टाइम में, मैं पूरा टाइम रखूँगा, आपको 7 मिनट में आंसर लिखना होगा। उसके बाद मैं आपको क्या कहते हैं, हम एक बारी वो आंसर एनालाइज़ करेंगे खुद, और आप भी खुद अपना आंसर एनालाइज़ करेंगे। मैं आपको कंटेंट भी दूंगा, मतलब कंटेंट हम देखेंगे कि हमने क्या लिखा, हमने डिमांड एड्रेस करी नहीं करी। तो मेरे को लगता है अगर हम ऐसा 20 दिन भी अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्पीड और जो हम चाह रहे थे इम्प्रूवमेंट आंसर राइटिंग में हो सकती है। ठीक है, अगर आप खुद कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर खुद नहीं कर सकते हो तो मैं देख सकता हूँ अगर कुछ 20 या 25 सीरियस एस्पिरेंट्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं ज़रूर इस इनिशिएटिव को करवाने में अपनी मैं सोच सकता हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है तो पार्डन मी फॉर दिस। ठीक है, एंड बस भाई आपको याद रखना है, लास्ट लेग है। एंड अगर जिन जिन बच्चों को इस डेली आंसर राइटिंग में, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर हमको करना है ऐसा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो के साथ एक टेलीग्राम ग्रुप डालूँगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन टेल मी योर विशेस, यू कैन टेल मी योर टाइम। तो अगर उसमें ठीक ठाक लोग आ जाते हैं देन वी कैन डिसाइड इट ऑन फर्दर, बट अभी टाइम कम है आपके पास। एंड मार्क माई वर्ड्स, जैसा मैंने बोला है वैसा करोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि मैं करता अगर मेरे पास 20 से 25 दिन रह गए होते। ठीक है, सो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलो फिर मिलते हैं।